आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम पाठ का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव में वहन की क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। तो देखो, ये जो आपको डायग्राम दिखा रखा है, ये हार्ट का है, ये रुधिर नलिकाएं हैं, और जो आपको ये संरचना दिख रही है, इस प्रकार की जो ये कणिकाएं हैं, ये रक्त कणिकाएं हैं, और ये भी रक्त कणिका ही हैं जो आपको दिखा रखा है। और ये मनुष्य में का जो आपको ये डायग्राम दिखा रखा है एक, इसमें जो रेड कलर की जो नलिकाएं हैं, ये इनको बोलते हैं धमनियाँ। आपको आगे बताएंगे कि हमारे शरीर में रुधिर दो प्रकार की नलिकाओं में बहता है, एक धमनी और दूसरी शिराएं। जो रेड कलर की जो नलिकाएं दिख रही हैं आपको, इनको धमनियाँ कहते हैं। ये हृदय से रुधिर को अंगों तक लेकर जाती हैं, और इनकी एक विशेषता है, इनमें शुद्ध रुधिर बहता है, ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, जिस रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है। और जो आपको ये ब्लू कलर की जो नलिकाएं दिख रही हैं, इनको बोलते हैं शिरा। इनमें अशुद्ध रुधिर बहता है। ये शिराएं शरीर के अंगों से रुधिर को इकट्ठा करके लाती हैं और हृदय के अंदर डाल देती हैं। तो ये अभी एक एक के बारे में हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे। देखिए, मानव में वहन किस प्रकार से होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वहन की क्रिया। देखो, जब वहन की बात आती है तो वहन किसे कहते हैं, वहन है क्या। तो रुधिर के द्वारा भोज्य पदार्थ ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। रुधिर के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, और शरीर के जो कोशिकाओं के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर लेकर अंगों तक लाता है। उत्सर्जी पदार्थों को अंगों तक लाता है, ये कार्य रुधिर का होता है। तो अब बात आती है कि रुधिर परिसंचरण, आपसे प्रश्न पूछेगा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र है क्या। तो देखो, बहुकोशिकीय जंतुओं में ऑक्सीजन, भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थों के परिवहन के लिए एक विशिष्ट तंत्र पाया जाता है। उस विशिष्ट तंत्र को परिसंचरण तंत्र या रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब आपको जो ये अलग से दिखा रखा है, ये इसमें ये बताने के लिए आपको दिखा रखा है कि अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा, जेलीफिश, ये जलीय जो जीव हैं, इनके अंदर परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। क्यों? क्योंकि ये जलीय जीव हैं और इनका शरीर जल के संपर्क में रहता है, तो जल से ये सीधे ही ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों को ग्रहण कर लेते हैं। इस कारण इनके अंदर रुधिर परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है, और अपशिष्ट पदार्थों को जल के अंदर ही सीधे छोड़ देते हैं। अब बात आती है, आप परिसंचरण तंत्र की परिभाषा बता दोगे, परिसंचरण तंत्र क्या है। अब जब परिसंचरण तंत्र क्या है, देखो, परिसंचरण तंत्र के दो प्रकार हैं। परिसंचरण तंत्र के पहला आता है आपका खुला परिसंचरण तंत्र, दूसरा आता है बंद परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र इसलिए कहते हैं इसको, क्योंकि इस प्रकार का जो परिसंचरण पाया जाता है, खुला परिसंचरण, इस प्रकार के जीवों में रक्त नलिकाओं का अभाव होता है, इसलिए इसको खुला परिसंचरण तंत्र नाम दिया गया है इसको। और जब इसमें रक्त नलिकाएं नहीं होती तो रुधिर स्वतंत्र रूप से बहता है, और जो स्वतंत्र रूप से बहता है जो रुधिर, कोशिका और ऊतकों के संपर्क में होता है। और हाँ जी दोस्तों, इसमें जो रुधिर रहता है वो बहुत ही मंद गति से बहता है। रुधिर के जो फ्लो होता है वो बहुत धीमा होता है, क्योंकि एक नलिकाओं के अंदर नहीं बहता। और इस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जीवों में। आर्थ्रोपोडा में मक्खी, मच्छर ये आते हैं, मोलस्का में सीप है, ये आते हैं। इस प्रकार के ये उदाहरण है। तो ये इस प्रकार ये खुला परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। आप बता दोगे, खुला परिसंचरण तंत्र में ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, नलियाएं नहीं होती हैं, स्वतंत्र रूप से बहता है, ऊतकों के संपर्क में रहता है, धीमी गति से बहता है। अब चलते हैं बंद परिसंचरण। बंद परिसंचरण तंत्र के अंदर रक्त नलियां होती हैं, नलियों में बहता है, इसलिए इसको बंद परिसंचरण कहते हैं, और ये तीव्र गति से बहता है। और इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मनुष्य आदि में।
इस प्रकार का परिसंचरण रहता है। अब आगे चलते हैं। देखो, परिसंचरण तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। परिसंचरण तंत्र के घटक हैं रुधिर, विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में भी, और दूसरा हृदय। तो सबसे पहले चलते हैं रुधिर क्या है। रुधिर आप सभी जानते हो, जिसको ब्लड, रक्त, खून बोलते हैं रुधिर को। ये एक तरल पदार्थ है जिसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं, जो ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थों को कोशिकाओं तक ले जाने और उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जित अंग तक लेकर आने का कार्य करता है। हालांकि ये प्रश्न पूछा नहीं जाता रुधिर किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी रुधिर के बारे में आपको लिख दिया है इसमें, रुधिर क्या है। तो रुधिर एक तरल पदार्थ है जो खाद्य पदार्थों को उत्सर्जी अंगों तक लेकर आता है। अब बात आती है, रुधिर की परिभाषा हो गई। रुधिर दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना हुआ रहता है। पहला प्लाज्मा, दूसरा है ब्लड कार्पोस्कल्स। इनको रक्त कणिकाएं बोलते हैं। प्लाज्मा की मात्रा 55 से 60% होती है, और जो रक्त कणिकाएं होती हैं इनकी मात्रा हमारे रुधिर में 45 से 40% होती है। तो आपसे पूछे रुधिर किससे मिलकर बना है? प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है। अब बात आती है कि भाई प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है। देखो, प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर 90% जल होता है, और प्रोटीन की मात्रा होती है 7 से 9%, और जो शुगर की मात्रा होती है वो 0.1% शुगर की मात्रा होती है प्लाज्मा के अंदर, और यूरिया की मात्रा होती है 0.03%, और साल्ट्स 0.9%। इस प्रकार का संगठन कुछ प्लाज्मा का है। अब हम देखते हैं रक्त कणिका। रक्त कणिका हमारे रुधिर के अंदर 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और जो आपको स्पिंडल सेल्स दे रखी हैं, ये जो स्तनी प्राणी होते हैं उनके अंदर तो ये 3 सेल्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तो स्तनी प्राणियों में पाई जाती हैं, और स्तनी प्राणियों को छोड़ करके बाकी के में ये स्पिंडल सेल पाई जाती हैं। आपको बताएंगे आगे इसका क्या कार्य है। तो मानव के रुधिर में 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब आगे देखते हैं अपन। देखिए, ये आपको डायग्राम दिखा रखा है समझाने के लिए। जो अभी आपको बता रहा था, मानव रुधिर के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। ये आरबीसी हैं, ये तस्त्री नुमा होती हैं जो, और जो आपको इस प्रकार की ये संरचना दिख रही है, ये इसका डायग्राम ये दिखा रखा है। ये बिंबाणु हैं जिनको प्लेटलेट्स बोलते हैं। ये बिंबाणु जो डेंगू एक रोग है जिसके अंदर इसकी संख्या तीव्रता से कम होती है, और बहुत से बीमारी के जब व्यक्ति अस्वस्थ रहता है तो प्लेट की संख्या डाउन हो जाती है। दूसरा आपको बताया था डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, और वाइट ब्लड सेल्स के आपको प्रकार दे रखे हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स के प्रकार हैं डब्ल्यूबीसी के: मोनोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स। ये आपको प्रकार हैं, लेकिन हमको नहीं पढ़ना है अभी। आपके 10th क्लास के चैप्टर में ये नहीं है। आपको खाली समझाने के लिए बताया था कि डब्ल्यूबीसी के ये प्रकार हैं, इनका कार्य क्या है। आगे पढ़ेंगे। अब देखते हैं इनके विस्तार से पढ़ते हैं इनके एक एक के बारे में कि डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है, आरबीसी का क्या कार्य है। सबसे पहले पढ़ते हैं आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल लगभग 90 दिन का होता है। किताबों में हमको 120 दिन भी लिखा मिल जाता है। लगभग 3 से 4 महीने का होता है आरबीसी का जीवन काल। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो वर्णक है उसके अंदर Fe होता है। आयरन बोलते हैं जिसको, लोहा बोलते हैं, Fe।
और जो अगला आरबीसी का निर्माण गर्भ अवस्था में प्लिया में होता है, स्प्लीन बोलते हैं जिसको, और जन्म के पश्चात अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। हड्डियों के अंदर खोखला जगह होती है जिसको बोन मैरो कहते हैं, उसके अंदर आरबीसी का निर्माण बहुत कई बार पूछा जाता है प्रश्न। ये आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, ये कंपटीशन में भी आता है इस प्रकार का कई प्रश्न। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। फिर आता है कि आरबीसी की कमी के कारण अगर हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी की संख्या कम हो रही है, डाउन हो रही है, तो एक रोग हो जाता है जिसे एनीमिया रोग कहते हैं, रक्त अल्पता रोग हो जाता है, खून की कमी हो जाती है। एक तरह से खून की कमी आना एनीमिया रोग ही है, खून की कमी आना। और कई बार सिचुएशन ऐसी बनती है कि आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है और जिसको पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, ब्लड बढ़ने लग जाता है पोली। और जब आरबीसी की संख्या कम होती है तो एनीमिया, और आरबीसी की संख्या सामान्य से अधिक हो जाती है तो पॉलीसाइथेमिया कहते हैं इस। और फिर आता है आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन। अगर हमसे पूछता है तो हम बता देंगे कि आरबीसी का क्या कार्य, विस्तार से नहीं है हालांकि आपको, इसलिए मैं ज़्यादा आपको विस्तार से नहीं बता रहा इसको। फिर आता है उसके बाद दोस्तों डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी इसका आकार अनिश्चित होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है, हाँ, लेकिन आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ऊंट और लामा ऐसे स्तनी प्राणी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। कई बार कंपटीशन में ये प्रश्न पूछा जाता है, ऐसे कौन से स्तनी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ऊंट और लामा। लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। और इसकी आकृति अनिश्चित होती है। अमीबा, जो आपको अमीबा पोषण बताया था, अमीबा की आकृति होती है इस प्रकार, अनियमित आकृति होती है, बदलती रहती है इसकी आकृति। और रुधिर में डब्ल्यूबीसी की कुल संख्या टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कहलाता है, और संक्रमण की अवस्था में इनकी संख्या बढ़ जाती है। और कभी भी आपने देखा होगा दोस्तों, जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उस रिपोर्ट में लिखा रहता है टीएलसी। तो अगर नॉर्मल वैल्यू से टीएलसी की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब ये समझो कि इन्फेक्शन शरीर के अंदर बढ़ रहा है। अगला आता है हमारा, इसका प्रमुख कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना और जीवाणुओं का भक्षण कर शरीर की रक्षा करना। डब्ल्यूबीसी का आपको ध्यान रखना है, आरबीसी का कार्य गैसों का परिवहन, डब्ल्यूबीसी का कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। अगर बाहर से कोई रोगाणु हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये डब्ल्यूबीसी उसका भक्षण कर जाती है, ये डब्ल्यूबीसी, और हमको रोग मुक्त रखती हैं। और इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। इस प्रकार अगर पूछा जाता है डब्ल्यूबीसी के बारे में तो दोस्तों इस प्रकार से हम कुछ इसका आंसर दे देंगे। फिर आगे चलते हैं, अगली प्लेटलेट्स, जिनको बिंबाणु बोलते हैं, प्लेट्स, और इसका कार्य है रुधिर का थक्का जमाना। इन्हें बिंबाणु भी कहा जाता है। ये केवल स्तनधारियों के रुधिर में पाए जाते हैं और केंद्रक विहीन होते हैं, इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। और प्रमुख कार्य रुधिर का थक्का जमाने में सहायता करना। जो आपको ये डायग्राम दिखा रखा है, ये इसमें मैंने आपको क्या समझाया है, देखो रुधिर पट्टिकाओं से निकलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन में बदल जाता है, जो एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। और फिर ये थ्रोम्बिन में बदलता है, ये रुधिर में पाई जाने वाली जो ये प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, उसको थ्रोम्बिन फाइब्रिन में बदल देता है। और फिर ये एक, जैसे ही कोई चोट लग जाती है तो ये फाइब्रिन एक जाल सा बुन देता है उसके ऊपर, और जिसके कारण रुधिर का थक्का बन जाता है। आपको बता रहा था मैं, जो 4 प्रकार की कणकाएं बताई थी उनमें स्पिंडल कोशिका बताई थी। तो देखो स्पिंडल कोशिकाएं ये स्तनियों धारियों को छोड़कर अन्य कशेरुकियों में पाई जाती हैं, और ये भी उनमें रुधिर का थक्का जमाने का कार्य करती हैं, स्पिंडल कोशिकाएं। तो अब देखते हैं आगे नेक्स्ट, ये हमारी कणकाएं हुई।
मनुष्य के रुधिर में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती हैं। ध्यान रखना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सबके कार्य बता दिए। अब बात आती है रुधिर का क्या कार्य है। रुधिर के कार्य, रुधिर के कार्य क्या हैं? देखिए, सबसे पहले रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अवशोषित भोजन, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन किया जाता है, जो रुधिर परिसंचरण में हम पढ़े हैं। फिर है उसके बाद हमारे शरीर का ताप नियंत्रित करता है, क्योंकि आपको पता है हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। उसको कंट्रोल करता है, बनाए रखता है, ना तो ज़्यादा होने देता है ना कम होने देता है। ये इसका जो आपको बताया था। फिर रक्त स्कंदन, खून का थक्का जमने से रोकता है। फिर रोगों से बचाव, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी उत्पन्न करता है। घाव भरना, ये भी एक रुधिर का गुण है। फिर आ जाता है हमारा अंत्य वातावरण का नियंत्रण या होम्योस्टेसिस। रुधिर के द्वारा शरीर के आंतरिक रासायनिक भौतिक वातावरण को एक समान बनाए रखना होम्योस्टेसिस कहलाता है। ये आपसे प्रश्न पूछ ले, होम्योस्टेसिस शरीर के टेम्परेचर एक तरह से कहें, हमारे शरीर को एक तरह से सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करने के लिए उत्तरदायी होता है, कंट्रोल करता है हमारे शरीर का। कोई भी क्रिया ना तो ज़्यादा हो ना कम हो, सामंजस्य बैठा के रखता है। फिर आगे चलते हैं, ये रुधिर के कार्य हुए। फिर चलते हैं हमारा जो रुधिर है 2 प्रकार की नलिकाओं में बहता है। कितने प्रकार की नलिकाओं में बहता है? 2। सबसे पहले आता है, जो आपको बताते हैं शुद्ध रुधिर क्या है और अशुद्ध रुधिर क्या है। शुद्ध रुधिर क्या है और अशुद्ध रुधिर क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। देखो, अब जब हम शुद्ध और अशुद्ध की बात करेंगे तो आप ये समझना है आपको, जिस रुधिर के अंदर ऑक्सीजन मिली हुई होती है उसको कहते हैं ऑक्सीजनित रुधिर, और जिस रुधिर के अंदर CO2 मिली हुई होती है उसको कहते हैं विऑक्सीजनित रुधिर या अशुद्ध रुधिर कहते हैं। तो हमारा रुधिर 2 प्रकार की नलियों में बहता है, धमनी और शिरा। देखो इनका क्या कार्य है, धमनी और शिराओं का। धमनी रुधिर को हृदय से अंगों तक ले जाती है और शिरा अशुद्ध रुधिर को अंगों से हृदय में लाकर डालती है। फिर दूसरा आता है, इनमें ऑक्सीकृत रुधिर बहता है, इनमें विऑक्सीकृत अशुद्ध रुधिर बहता है। ध्यान रखना, शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है वेंस में। हृदय धड़कनों की, धमनी की बात आती है, हृदय धड़कनों के साथ रुक रुक कर झटके के साथ अत्यधिक दबाव के साथ बहता है, और इनमें रक्त धीमी गति से निरंतर व अत्यंत कम दाब के साथ बहता है। फिर आता है, इनकी दीवारें मोटी व लचीली होती हैं, इनकी दीवारें तुलनात्मक रूप से पतली होती हैं। फिर दीवारें, अगला आता है, दीवारें मोटी होने के कारण इनकी गुहा सकड़ी होती है और इनकी गुहा दीवारें पतली होती हैं। फिर आता है, धमनियाँ सामान्यतः गहराई में स्थित होती हैं और ये शिराएं सतह के पास स्थित होती हैं, जो आपको दिखता है नस। ये कई बार डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है और कई बार जैसे हाथ को ऐसे कस के पकड़ा तो ऊपर ऐसे दिखने लग जाती हैं हथेली पे, जैसे ये वेंस होती हैं। फिर आता है, धमनियों में इनमें कपाट नहीं होते धमनियों के अंदर, लेकिन शिराओं में कपाट होते हैं। धमनियों का रंग गुलाबी चटक लाल होता है और जबकि इसका रंग नीला होता है। ठीक है, इस प्रकार आप बता दोगे धमनी और शिराओं में अंतर। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखो, अभी बता रहा था आपको मैं, धमनियों में रुधिर दाब के साथ बहता है, धमनियों की दीवारें सकड़ी होती हैं। अब प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, रुधिर दाब किसे कहते हैं? आपको पता है, वायु दाब, जल दाब सब जानते हैं। जल के द्वारा डाला गया दाब किसी वस्तु पर जल दाब, वायु के द्वारा किसी वस्तु पर डाला गया दाब वायु दाब कहलाता है। इसी प्रकार रुधिर दाब। अब रुधिर किस पर दबाव डालेगा? रुधिर बहता है बंद नलियों के अंदर, धमनी होगी या सिरा होगी, बंद नलियों के अंदर रुधिर जो बहता है। देखो, बड़े सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया है। रुधिर नलिकाओं की आंतरिक दीवारों पर रुधिर के द्वारा डाला गया दाब रुधिर दाब कहलाता है, जिसको आप बीपी कहते हैं। तो बीपी बढ़ गया भाई ये। और स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब 120/80 mm होता है। और 120 क्या है? प्रकुंचन दाब।
प्रकुंचन दाब वह है, अभी आपको जब हृदय में आप पढ़ोगे, हृदय के बारे में बताऊंगा कि जब जो हमारा हृदय सिकुड़ता है, एक तरह से ये कहें जब निलय सिकुड़ता है, पिचकता है, तो दबाव के साथ रुधिर धमनियों में जाता है, धमनियों में, जिसके कारण धमनियों की दीवारों पर प्रेशर पड़ता है, तो अधिक दाब होगा। वो दाब रहता है प्रकुंचन दाब 120। और जब निलय सामान्य अवस्था में आते हैं, बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, तो प्रेशर नहीं पड़ेगा, तो उस टाइम दाब रहता है कम, 80 mmHg, पारे के दाब के बराबर ये है। तो स्वस्थ मनुष्य का ध्यान रखना, रुधिर दाब 120/80 होता है। और इस जो बीपी को नापा जाता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर या स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है, जो आपको यहाँ डायग्राम दिखा रखा है। ये डॉक्टर के पास कई बार जाते हैं, ये कपड़ा सा भुजा में लपेटता है, बांधता है, और जो ये पफ बॉल है इसके द्वारा हवा देता है, जिससे प्रेशर पड़ता है, उस प्रेशर को इसके द्वारा मापा जाता है। ये स्फिग्मोमैनोमीटर एक यंत्र है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, रुधिर दाब को किसके द्वारा मापा जाता है? रुधिर दाब को स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। अब देखते हैं आगे फिर क्या होता है। अब आता है मानव हृदय की संरचना। मानव हृदय की संरचना, देखो मानव हृदय की संरचना में क्या क्या आता है। मानव हृदय, हमारा हृदय वक्ष भाग में इस जगह स्टर्नम अस्थि होती है, इस जगह स्टर्नम अस्थि, और ये इधर यहाँ पसलियाँ होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया था आपको, यहीं फेफड़े होते हैं और दोनों फेफड़ों के बीच में हमारा हृदय होता है। अभी आपको दिखा देता हूँ, देखो किस प्रकार से होता है हमारा हृदय। दोनों फेफड़ों के बीच में, हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको दिखाया था जो हमारा हृदय होता है फेफड़ों के बीच में। देखो मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है। ये वक्ष भाग में दोनों फेफड़ों के मध्य स्टर्नम अस्थि के थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है, इधर की ओर होता है थोड़ा। और हृदय के चारों ओर एक कठोर आवरण पाया जाता है, जिसे हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय के 4 कोष्ठों में ऊपर के 2 कोष्ठों पतली झिल्ली के बने होते हैं, जिन्हें आलिंद कहते हैं। हृदय 4 भागों में बटा रहता है, ऊपर के 2 भाग आलिंद और नीचे के 2 भाग निलय कहलाते हैं। हृदय का दायां और बायां भाग पूरी तरीके से अलग होते हैं। दाएं भाग का बाएं भाग से कोई संपर्क नहीं होता। इसी कारण कहते हैं मनुष्य का हृदय 2 पंप की तरह कार्य करता है। हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर, मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती रहती। बाएं भाग में शुद्ध रुधिर बहता है, ऑक्सीजन वाला। दायां आलिंद और निलय के मध्य त्रिकपाटीय, जबकि बायां आलिंद और निलय के मध्य द्विकपाटीय वाल्व पाए जाते हैं। इन वाल्व का कार्य बताऊंगा। ये निलय से रुधिर को वापस आलिंद में नहीं जाने देते। देखो ये आपको डायग्राम दिखा रखा है आपको। ये हृदय का डायग्राम है, इस तरह से देखो, ये हृदय का डायग्राम है। ये देखिए, ये हृदय के पार्ट हैं। जो ये सुपीरियर वेना केवा, ये महाशिरा है, जो शरीर से अंगों से रुधिर को, अशुद्ध रुधिर को इकट्ठा करके लाएगी, इस महाशिरा में डाल दिया जाता है। और ये जो रेड कलर में दिखा रखी हैं, ये धमनियां हैं, और ये फुफ्फुस, ये फेफड़ों को जा रही हैं, पल्मोनरी ट्रंक है ये। हाँ, जो आपको बता रहा था आलिंद, देखो हमारे हार्ट के अंदर 2 आलिंद, 4 भाग थे। एक तो आलिंद ये है और एक आलिंद ये है। इसको बोलते हैं दायां आलिंद और इसको बोलते हैं बायां आलिंद। तो 2 आलिंद हो गए, और फिर उसके बाद ये निलय हो गए, 2 निलय हो गए, ये दायां निलय और ये बायां निलय। और जो आपको बता रहा था उसमें ये त्रिकपाटीय यहाँ वाल्व पाए जाते हैं, जो आलिंद से रुधिर निलय के अंदर आता है। ऐसे इसके अंदर ये निलय है, आलिंद से रुधिर इसके अंदर आता है। यहाँ इसमें ट्राइक कैप्सिड वाल्व पाए जाते हैं, इसमें बाई कैप्सिड वाल्व पाए जाते हैं। ये दायां निलय, ये बायां निलय हो गए। और फिर हृदय के ऊपर जो मैं आपको बता रहा था संरचना पाई जाती है, हृदय के ऊपर जो
दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, ये एंडोकार्डियम, ये मायोकार्डियम, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, हृदय आवरण कहते हैं। ये बाहरी आघातों से हृदय की सुरक्षा करता है। इस प्रकार से हृदय का कई बार प्रश्न पूछा गया है, हृदय का नामांकित चित्र बनवाया गया है हृदय का। तो देखिए ये हृदय की इस प्रकार संरचना है। आगे चलते हैं कि हमारे हृदय में किस प्रकार से रुधिर का परिसंचरण होता है। और हाँ दोस्तों, दाएं आलिंद में जो आपको बताया था, दाएं आलिंद में तंत्रिका कोशिकाओं का एक गुच्छ की संरचना होती है, गुच्छाकार जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे साइनोएट्रियल नोड कहते हैं, पेसमेकर। और ये पेसमेकर आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है, पेसमेकर कहाँ पाया जाता है? दाएं आलिंद में रहता है, दाएं आलिंद के अंदर, और जो हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करता है। और हमारा हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, ध्यान रखना, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और हृदय की धड़कनों को स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। अब आपको बता रहा था हमारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण किस प्रकार से होता है। तो इस डायग्राम को देखिए, ये जो डायग्राम समझा रखा है आपको, बड़े ध्यान से सुनिए, आपको हृदय की क्रियाविधि समझ में अच्छे से आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले हमारे शरीर से के अंदर कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया हुई, और श्वसन की क्रिया होने से कोशिकाओं के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण रुधिर हमारा अशुद्ध हो गया। उस अशुद्ध रुधिर को सबसे पहले छोटी छोटी शिराएं, जिनको केशिकाएं बोलते हैं, ये केशिकाएं शिराओं में डालती हैं, और शिराएं, छोटी छोटी शिराएं फिर बड़ी शिराओं में लाकर डालती हैं। और सबसे पहले रुधिर को डाला जाता है दाएं आलिंद में। शरीर से इकट्ठा करके शिराएं लाती हैं और महाशिरा में छोड़ देती हैं दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद से डाला जाता है नीले में। और फिर नीले क्या करता है? अब अशुद्ध रुधिर है, इस अशुद्ध रुधिर को नीले ले जाता है फेफड़ों में, और CO2 इसमें छोड़ दी जाती है फेफड़ों में। और फेफड़ों में जो बाहर से ली गई ऑक्सीजन वो जुड़ जाती है, तो रुधिर शुद्ध हो गया। अब इस रुधिर को, अब मैंने आपको बताया ये अंग है और ये हृदय है, अंगों से रुधिर को लेकर कौन आता है? हृदय तक शिराएं, ये शिरा। अब रुधिर शुद्ध हो गया, ये शिरा, इसको फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं, ये शिरा रुधिर को ला करके डाल देती है बाएं आलिंद में। अब आपको पता है, और ये शुद्ध रुधिर, एकमात्र ऐसी शिरा है हमारे शरीर में जिसमें शुद्ध रुधिर बहता है, जिसको फुफ्फुसीय शिरा। और ये एकमात्र ऐसी फुफ्फुसीय धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो ये बाएं आलिंद में डाल दिया, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, और फिर नीले क्या करता है? ये इसको पूरे शरीर को वापस भेज देता है। तो एक चक्र पूरा करने में हृदय से रुधिर 2 बार गुजर गया है, तो इस कारण इसको दोहरा परिसंचरण भी कहा जाता है। और ध्यान रखना कि फुफ्फुसीय धमनी में अपवाद है, धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है। शिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रुधिर बहता है। ये भी आपको यही डायग्राम समझा रखा है, जो आपको दिखा रखा है, ये जो आपको इसके माध्यम से दिखाया है। इस प्रकार से मनुष्य में रुधिर परिसंचरण की क्रियाविधि होती है। अब आगे देखते हैं, अगर प्रश्न आता है तो इसका डायग्राम चित्र के माध्यम से यही लिख देना है। सब शरीर से रुधिर को सबसे पहले कहाँ लाकर डाला जाता है? दाएं आलिंद में, आलिंद से नीले में, फिर नीले फेफड़ों में भेज देता है, फेफड़ों में शुद्ध होकर फिर बाएं आलिंद में, फिर बाएं आलिंद से बाएं नीले में, फिर शरीर को भेज दिया जाता है। इस प्रकार से फिर आपको बता रहा था, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एक चक्र पूर्ण करने में रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। जो आपको बता रहा था अभी, एक चक्र पूरा करने में 2 बार गुजरा था। और हाँ, ये स्टेथोस्कोप है जो हृदय की धड़कनों को सुनता है। 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। और हृदय की धड़कन का आवश्यकता से अधिक बढ़ना टेरिकार्डियम, कम होना ब्रेडिकार्डिया कहलाता है ये। और ये लसका है दोस्तों, लसका। और फिर इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं बोर्ड की क्लास में, जो इस चैप्टर में से बन सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और हमारे इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके कारण आपको समय समय पर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।